हम ना अभी पढ़ने जा रहे हैं कौन सा चैप्टर? हम अभी पढ़ने जा रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि पहला चैप्टर है हिस्ट्री का। ठीक है, समझ रहे हो ना? राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि पहला चैप्टर है इतिहास का। और यहाँ पर अभी हम जो चीजें पढ़ रहे हैं ना, वो मेन पढ़ रहे हैं, बस मेन ओनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसे पढ़ने के बाद हम इसी के क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। बस ये नोट्स और इसके क्वेश्चन आंसर इनफ है। ठीक है, नोट्स और क्वेश्चन आंसर इनफ है उत्तराखंड बोर्ड के लिए स्पेशली। ठीक है ना? तो जो लाइंस यहाँ पर आपके सामने हैं, उन लाइंस को बहुत ही डीपली आपको एनालाइज करते हुए अपने माइंड में रखना है। जिन शब्दों का यहाँ प्रयोग हुआ है, उन शब्दों को पकड़ने की कोशिश करनी है, उनको समझने की कोशिश करनी है, याद रखने की कोशिश करनी है। अगर इन शब्दों का यूज आप एग्जाम में करते हो तो फिर मजा ही आ जाना है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से एक एक लाइन को समझो। इस चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की शुरुआत ही होती है फ्रेडरिक सोरियू से। ये फ्रेडरिक सोरियू कौन है बेटा? ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं जिन्होंने प्रेजेंट किए अ सीरीज ऑफ पेंटिंग इन 1848। याद रखो, 1848 में फ्रेडरिक सोरियू ने एक नंबर ऑफ सीरीज निकाली। सीरीज का मतलब एक के बाद एक 4 पेंटिंग्स निकाली, जिन्हें सीरीज कहा जा रहा है। इस पेंटिंग में था क्या? इस पेंटिंग में उन्होंने विजुअलाइज किया था एक ऐसी दुनिया को, समझ पा रहे हो? फ्रेडरिक सोरियू ने एक ऐसी दुनिया को विजुअलाइज किया था जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। और उनके इस वर्जन को, उनके इस विजन को जो वो दिखा रहे हैं अपनी पेंटिंग में, क्या कहा जाता है? यूथोपियन विजन। क्या कहा जाता है? दोबारा बोलूं? हाँ, तो जरा ध्यान दो। दोबारा अगर मैं बोलूं तो उन्होंने विजुअलाइज किया एक ऐसी दुनिया को विजुअलाइज किया जो कि सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है इन हिज यूथोपियन विजन। मतलब कि एक ऐसी दुनिया, आप पेंटिंग याद करो, उन्होंने अपनी पेंटिंग में एक ऐसी दुनिया दिखाई जहां सारी दुनिया के लोग एक हैं, है ना? पूरे उस समय के जो नोन वर्ल्ड है, बड़े बड़े पावर्स हैं, वो सभी लोग क्या हैं? एक हो गए हैं। सभी डेमोक्रेसी के आधार पे चल रहे हैं। और जितने राजा और महाराजा हैं, उनके सिंहासनों के चिदड़े पड़े हुए हैं सामने पे। यानी अब हमें राजा और महाराजाओं की जरूरत नहीं है। फ्रेडरिक सोरियू ये दिखाना चाह रहे हैं कि अब जो नई दुनिया है ना, वहाँ सब लोग एक होंगे, वो लोग डेमोक्रेटिक होंगे, और पूरा समाज आपस में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, और पूरा समाज एक हो जाए। ऐसा विजन जो कभी पॉसिबल ही नहीं है, इतना अच्छा बता दिया उन्होंने, इतना अच्छा बता दिया कि जो कभी पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे विजन को क्या कहते हैं? यूथोपियन विजन। क्या कहते हैं? समझ में आया ना? यानी फ्रेडरिक सोरियू ने जो अपनी पेंटिंग दिखाई है, उस पेंटिंग के में सीरीज है, 4 पेंटिंग उसमें है, जिसमें वो क्या दिखाना चाह रहे हैं? सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वर्ल्ड ऑफ संसार, एक ऐसा संसार, वर्ल्ड ऑफ सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इस लाइन को आप लोग याद रखेंगे। फ्रेडरिक सोरियू की पेंटिंग में आप क्या याद रखेंगे? वर्ल्ड, एक ऐसा संसार, वर्ल्ड ऑफ सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, और एक शब्द और याद रखेंगे, वो क्या है? यूथोपियन विजन। ठीक है, इतना याद रखने के बाद, अच्छा, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज अ डिस्टिंक्ट नेशंस। बेटा, इस दुनिया में जो लोग हैं ना, वो अलग अलग राष्ट्रों के रूप में समूहित किया गया है। यानी आप पहचान सकते हो कि ये अलग राष्ट्र का है, ये अलग राष्ट्र का है, ये अलग राष्ट्र का है, ये अलग राष्ट्र का है। एक लाइन से अलग अलग राष्ट्र यानी अलग अलग नेशंस के लोग चल रहे हैं। समझ पा रहे हो? उनकी पेंटिंग में क्या है? एक लंबी सी कतार बन रखी है, एक लंबी सी लाइन है, जिस लाइन में दुनिया के अलग अलग लोग आपस में मिल के चल रहे हैं। ठीक है ना? अब कैसे पहचाना जा रहा है कि अलग अलग लोग हैं? आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। आप उन लोगों को उनके उनके देश के झंडे और उन देश के लोगों के अलग अलग पहनावे से पहचान सकते हो। वो सभी लोग एक साथ चल रहे हैं। समझ पा रहे हो? रिपीट करने की आवश्यकता है क्या? ठीक है, अच्छा, अगर आगे, द प्रोसेशन वॉज लेड बाय द यूएसए एंड स्विट्जरलैंड, फॉलोड बाय फ्रांस एंड द जर्मनी। सबसे आगे वहां कौन चल रहा है? उस यूएसए, फिर उसके बाद फिर फॉलोड बाय फ्रांस एंड देन जर्मनी। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब जर्मनी के बाद वहां ऑस्ट्रिया देखने को मिल रहा है। द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या देखना है? लोम्बार्डी देखने को मिल रहा है, पोलैंड, फिर इंग्लैंड के लोग, फिर आयरलैंड के लोग, फिर हंगरी के लोग, एंड देन रशिया के लोग। अगर आप नाम याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज शुरुआत किसके द्वारा है उसे याद रखेंगे। शुरुआत किसके द्वारा है? यूएसए। बोल, क्वेश्चन पूछो। समझाना है? कोई बात नहीं, उसे मैं एडिट करूँगा। क्या नहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं, मैं बच्चों को देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो,
कहाँ से, ये यहाँ से बताना ना। देखो ये जो प्रोसेस है ना, ये जो लाइन है, ये जो प्रोसेसन है, ये जो मतलब इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, इसे लेड बाय द यूएसए। यूएसए सबसे आगे है, यूएसए उसका नेतृत्व कर रहा है, फिर स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड के बाद फिर फ्रांस एंड देन जर्मनी के लोग हैं। बस यही चीज है, ठीक है। ठीक है, अब यहां से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है। हाँ कोई बात नहीं, अब यहां ध्यान दो। अभी देखो, अब हमारा एक्चुअल टॉपिक शुरू होता है। वो एक्चुअल टॉपिक क्या है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789 वाज स्टार्टेड ऑफ नेशनलिज्म। अब जरा ध्यान दो बेटा, यहां पर हम क्या कह रहे हैं, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, 1789 में। वो स्टार्ट हुआ नेशनलिज्म की भावना से। किसकी भावना से, नेशनलिज्म की भावना से। नेशनलिज्म का मतलब क्या है, जब लोगों में ये समझ में आता है कि भैया हम इस देश के निवासी हैं, हम सब एक हैं, हमारा कॉमन कल्चर है, कॉमन लैंग्वेज है, तो हम सब इस देश के निवासी हैं भैया, हमें इस देश में रहने का अधिकार है ना। तो जब लोगों को समझ में आता है, अपने देश के प्रति प्यार बढ़ता है लोगों का, तो उसे नेशनलिज्म की भावना कहते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि नेशनलिज्म शब्द का ही सबसे पहले जो हमें समझ में आया था, वो नेशनलिज्म शब्द कहाँ से समझ में आता है हमें, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ध्यान दो, नेशनलिज्म की सही सही व्याख्या हमें कहाँ देखने को मिलती है, कहाँ देखने को मिलती है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखने को मिलती है। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। देखो अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक मैनी स्टेप्स टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। इसी कलेक्टिव आइडेंटिटी को नेशनलिज्म कहा जाता है। जब लोगों के अंदर ये फीलिंग आती कि भैया हम सब तो एक हैं, तो उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है, नेशनलिज्म कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब ये लोगों के अंदर ये कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना कुछ स्टेप्स से आई, अलग अलग स्टेप के थ्रू लोगों के अंदर इस कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना को लाया गया। अब वो आइडेंटिटी वो क्या है, जरा ध्यान दो, वो क्या क्या है, वो क्या क्या है, इनोवेटिव आइडियाज लाइक ली सिटियन एंड ला पेट्री। अब ये ला पेट्री और ली सिटियन, ये दो शब्द आप लोगों ने याद रखने हैं। ये क्या है कि कैसे लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना लाई गई, कैसे लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना लाई गई। इन चीजों को समझाने के लिए, इन चीजों को समझाने के लिए आपको ये दो शब्द याद रखने हैं। ली सिटियन का मतलब क्या है कि लोगों को समझाया गया भैया कि आप इस देश के सिटीजन हैं, आपके पास आपका अधिकार है अपने देश में अच्छे से रहने का, और अपने देश के नियम कानूनों में भाग लेने का आपका अधिकार है। तो इसे ली सिटियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा ला पेट्री, जैसे हमारे वहाँ मातृभूमि कहा जाता है, इनके वहाँ पितृभूमि का नाम दिया गया कि भैया ये भूमि पे हमारा अधिकार है। ये कौन है, ये बड़े बड़े लोग जो हमारी भूमि पे अपना अधिकार जमा के बैठे हैं, नहीं, ये हमारी पितृभूमि है, ला पेट्री। समझ में आया। तो इन दो शब्दों से आप उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे लोगों के अंदर नेशनलिज्म या कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना लाई गई, ठीक है। याद रखना, एक ली सिटियन, एक ला पेट्री, और उसके पहले आपको ये याद रखना है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्रिएशन ऑफ द न्यू फ्लैग, ये दूसरा स्टेप है। लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना, कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना लाने के लिए जो चीज़ों का प्रयोग किया गया, उसमें एक तो हो गया ला पेट्री एंड ली सिटियन, और दूसरा क्रिएशन ऑफ न्यू फ्लैग, एक नया झंडा बनाया गया फ्रांस के लिए, ठीक है। अच्छा, रिनेमिंग द स्टेट जनरल और टू द नेशनल असेंबली एंड इलेक्टिंग इट। अब लोग अपने हाथ से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की नई नई प्रोसेस को लाना चालू कर दिए। बोले नहीं ज़रूरत है हमें इन लोगों की, इन बड़े बड़े राजाओं की, महाराजाओं की नहीं ज़रूरत है हमें। हम क्या करेंगे, हम खुद से अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। अब हम लोग खुद से अपना राज चलाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टेट जनरल का नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया, और उसके बाद वहाँ चुनाव भी करने चालू कर दिए। जैसे डेमोक्रेसी में चुनाव होता है ना, तो उसी तरीके से क्या कहा मैंने कहा कि उन लोगों ने स्टेट जनरल का नाम नेशनल असेंबली में कन्वर्ट कर दिया, और क्या करने लग गए, इलेक्शन स्टार्ट करने लग गए, ठीक है। ये तीन चीज़ें पढ़ ली हमने, ये तीन चीज़ें पढ़ ली कि कैसे नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर आई। उन तीन चीज़ों में पहली चीज़ क्या थी, ला पेट्री ली सिटियन। दूसरा स्टेप क्या था, फ्लैग बनाना। और तीसरा, हाँ ठीक हो गया, तीसरा यह है कि स्टेट जनरल का नाम बदल गया
नेशनल असेंबली कर दिया, ठीक है। और एबॉलिशिंग ऑफ द कस्टम एंड द इंटरनल ड्यूटीज, हर उस तरीके के बेटा यहाँ पर एक चीज देखो, एबॉलिशन लोगों ने खुद से खत्म कर दिया कस्टम ड्यूटीज को। कस्टम ड्यूटी मतलब जो सीमा शुल्क होता है, यानी कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य, मतलब अगर आवागमन आप कर रहे हैं या चीज़ों का लेन देन आप लोग कर रहे हैं, तो उस पर आपको जो सीमा शुल्क देना होता है वो कस्टम ड्यूटीज़ कहलाती हैं। कस्टम ड्यूटीज़ और अंदर से जो टैक्सेस लगते थे, इंटरनल ड्यूटीज़ लगती थी, उन सबको लोगों ने खुद से देना बर्खास्त कर दिया कि नहीं भैया, हम इस देश के नागरिक हैं ना, हमारी पितृभूमि है, तो ये क्या चल रहा है, ये टैक्स वैक्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट्स, लोगों ने, अब जरा सपोज करो आप अगर यहाँ पर हो, आप उत्तराखंड में हो और आपको उत्तर प्रदेश में जाना है, आप यूके से यूपी में जा रहे हैं और यहाँ केजी में चल रहा है और आप केजी में ही सामान लेके यहाँ गया, लेकिन उन्होंने कहा हम तो केजी मानते ही नहीं है जी, हम तो केजी मानते ही नहीं है, तो क्या आप ट्रेड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। वो कह रहे हैं हम अलग ही चीज़ मानते हैं, तो क्या आप ट्रेड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, है ना। वहाँ पॉइंट पे अगर चलेगा तो आप नहीं कर पाओगे ट्रेड, है ना। तो हर बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो इसलिए इन लोगों ने भी क्या करा कि पूरी टेरिटरी में एक कॉमन वेट और मेजरमेंट सिस्टम लगा दिया, ठीक है। ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सब हम स्टेप्स पढ़ रहे हैं, किन स्टेप्स के थ्रू उन लोगों ने, ये सब लोगों ने खुद से किया, ठीक है। अब जरा समझो। अच्छा, फ्रेंच वॉज बिकमिंग अ कॉमन लैंग्वेज, लोगों ने एक लैंग्वेज का यूज करना चालू कर दिया और वो लैंग्वेज क्या थी? फ्रेंच लैंग्वेज थी, ठीक है। अब इतना सब कुछ समझने के बाद अब एक नई चीज हमारे सामने आती है बेटा, जिसे क्या कहा जाता है? नेपोलियन कोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेपोलियन कोड। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? नेपोलियन कोड। नेपोलियन कोड क्या है बेटा? नेपोलियन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था फ्रांस की डेमोक्रेसी को। नेपोलियन डेमोक्रेसी को हटा करके अपना सत्ता, जैसे लोगों ने डेमोक्रेसी क्रिएट कर दी थी ना, लेकिन उस डेमोक्रेसी को हटा करके नेपोलियन ने अपना राज बना दिया, अपना राज जो है वो चलाना चालू कर दिया। नेपोलियन कोड, नेपोलियन के राज को नहीं, नेपोलियन ने जो कुछ करा उस सब चीज़ों की जो लिस्ट है उसे नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेपोलियन ने क्या क्या किया, ठीक है। नेपोलियन ने कुछ नियम कानून लागू किए ना, उस नियम कानून को नेपोलियन कोड कहा जाता है। बोलो। नहीं, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लोगों ने ये सब चीज़ें क्रिएट करी ना, उसके बाद नेपोलियन आया, नेपोलियन ने इन सब चीज़ों को एबॉलिश कर दिया, खत्म करके अपना नियम कानून लगा दिया, इसे नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है, नेपोलियन के जो नियम कानून है, ठीक है। तो नेपोलियन डिस्ट्रॉय द फ्रेंच डेमोक्रेसी, हमें पता है कि नेपोलियन ने आते ही जो फ्रांस के लोगों ने डेमोक्रेटिक माहौल बनाया हुआ था, उस पूरे डेमोक्रेटिक माहौल को नेपोलियन ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि नेपोलियन आ गया तो बोला आपसे मैं राजा भैया, बात खत्म, ठीक है। तो डेमोक्रेसी को टाटा बाय बाय कर दिया नेपोलियन ने। नेपोलियन के कोड को सिविल कोड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिविल कोड भी कहा जाता है। और ये कब का है? 1804 का क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। अभी तक हम 2 डेट पढ़ चुके हैं, एक 1789 और एक 1804। तीसरी डेट पढ़ी है, एक इससे पहले हमने किस चीज़ की पढ़ी है? इससे पहले किसकी पढ़ी है? फेडरिक सोरियू की पढ़ी है, पेंटिंग की पढ़ी है। वो कब? 1848। वेरी गुड, वेरी गुड, 1848। ओके, नाउ सिविल कोड ऑफ 1804, ये क्या है? नोन एज द नेपोलियनिक कोड। इसे देखो, 3 नाम पढ़ लिए हमने इसके। इसे हम नेपोलियनिक कोड भी कह सकते हैं, इसे हम सिविल कोड भी कह सकते हैं, और इसे हम नेपोलियन कोड भी कहा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, तो इसे 1804 में ये इंट्रोड्यूस करता है। फीचर ऑफ दिस कोड, इस कोड में है क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी, जरा समझो। नेपोलियन कोड के अंदर है क्या? ओके, तो यहां इस नेपोलियन कोड के अंदर क्या है? एबॉलिशिंग ऑफ ऑल बर्थ राइट एंड प्रिविलेजेस। नेपोलियन ने हालांकि डेमोक्रेसी को खत्म किया, लेकिन उसने काम स्टार्टिंग में बहुत अच्छे किए। नेपोलियन ने काम बहुत अच्छे किए, डेवलपमेंट अच्छे किए। जरा ध्यान दो, उसने ये जो बड़े बड़े लोगों के पास, ये इन बड़े बड़े भले सामंत कह लो या बड़े बड़े राजाओं के पास जो कुछ बर्थ के राइट थे, पहले से उनके पास जो राइट्स थे, उन, यानी कि ऐसा होता था ना कि जो टैक्स देना है वो नीचे वालों को ही देना है, ऊपर के स्टेट्स वालों को नहीं देना, ऊपर के ऑर्डर वालों को नहीं देना है, होता था ना, हमने 9th में पढ़ा था। तो ऐसी सारी चीज़ों को नेपोलियन ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जो जन्म से जिनको कुछ ज़्यादा ही प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, जो जन्म से उनको विशेष अधिकार मिल रहे हैं, उन सभी अधिकारों को नेपोलियन ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। समझ में आ रहा है ना? अब आगे देखिए, और क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ। उसने कानून के समक्ष सबको बराबर कर दिया, भले वो कोई बड़ा आदमी हो
या कोई बहुत ही गरीब आदमी हो, सब कानून के सामने बराबर होंगे, न्याय के सम्मुख सब बराबर होंगे। नेपोलियन ने ऐसा कर दिया। तीसरा, सिक्योरिटी ऑफ द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी, लोग जिन जिन जगहों पे काम कर रहे हैं उन जगहों का अधिकार भी लोगों को दे दिया। वरना किनका होता था? सामंत लोगों का होता था, है ना। जिस प्रॉपर्टी में आप काम कर रहे हो आपकी नहीं, सामंत की जमीन कहलाई जाएगी, है ना। लेकिन फ्यूडल सिस्टम जैसा कहते हैं जिसे, है ना। तो लेकिन उस चीज को खत्म करके उन्होंने क्या कर दिया, जो जिस भूमि पे काम कर रहा है वो भूमि उसकी हो गई, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे देखते हैं। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, हर तरीके के गिल्ड्स पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगते थे उन सभी रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दिया। गिल्ड से यहाँ पे आप समझेंगे कि बेटा गिल्ड वो हैं जो टाउन का ट्रेड संभालती हैं। टाउन के ट्रेड को संभालने के लिए जो ग्रुप होता है उसे गिल्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो उन गिल्ड के जितने भी प्रतिबंध थे, उनमें जितने भी रिस्ट्रिक्शन थे, सबको रिमूव कर दिया ताकि ट्रेड भी अच्छे से फ्लरिश हो सके, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे लिबरलिज्म कहा जाता है। इस लिबरलिज्म का मतलब क्या, जरा समझिए। लिबरलिज्म का मतलब क्या है? जिसे उदारवाद कहा जाता है। द टर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड रूट लिबर, ये लिबर शब्द से आया हुआ है, विच मीन टू बी फ्री। लिबर्टी का मतलब ही क्या है? फ्री होना। लिबरलिज्म शब्द जो है वो एक लैटिन शब्द है। अगर आपसे लिबरलिज्म का मतलब पूछा जाएगा तो आप लोग ध्यान से जवाब देंगे कि लिबरलिज्म क्या है। ये एक टर्म है, लैटिन शब्द है, जो कहाँ से आया है? लिबर शब्द से आया है, और जिसका मतलब क्या होता है? फ्री। जिसका मतलब क्या होता है? फ्री। इतना समझ में आ रहा है ना? प्रॉपर आ रहा है ना? हैवी तो नहीं हो रहा है? फ्री मतलब कि आप फ्री हैं, आजाद हैं, ठीक है। तो लिबरलिज्म एक भावना है जो कि फ्री करना सिखाती है। ज्यादा टफ तो नहीं पड़ रहा मामला? ज्यादा हैवी हो रहा है ना? फटाफट भाग रहा है ना? रोक दूं थोड़ा? तो धीरे धीरे।